सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीतिक गलियारों से। बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो चुनावी अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। इस मौके पर वो अपने सिपहसालारों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बैठक में मोदी के अलावा संसदीय बोर्ड के सदस्य, पार्टी महासचिव समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए 4 उप समिति भी बनाई जा सकती है, जो मोदी को मदद करेगी। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय से, और हमारे साथ रजत राकेश टंडन जुड़ चुके हैं गुजरात भवन से, जहां पर नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। सबसे पहले रजत, आपका ही रुख करते हुए, आप नरेंद्र मोदी का मिशन दिल्ली कब से शुरू होने वाला है और किस तरह की जानकारी देंगे आप हमें? देखिए चित्रा, अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं गुजरात भवन। अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 बजे के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली आएंगे, उसके बाद गुजरात भवन आएंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट जो उन्होंने दिया है वो वरुण गांधी को दिया है। ये एक बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी यूपी से आते हैं। चर्चा में है कि सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूपी पे जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देखते हुए वरुण गांधी को बुलाया गया है। कई बार चित्रा ये भी चर्चा हुई है कि नरेंद्र मोदी लखनऊ या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी वरुण गांधी के साथ, क्योंकि वरुण गांधी ब्रीफ करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और अमित शाह को आगे कैसे बढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति से भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है आज नरेंद्र मोदी ने। अब तक टाइम फिक्स नहीं हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर से। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है 4 बजे। उस बैठक के बाद ये डिसाइड होगा कि कैंपेन कमेटी जिसको कि मोदी हेड कर रहे हैं, उसके मेंबर्स कौन होंगे, आगे की चुनाव की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल, यानी कि 9:30 बजे के बाद ही नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे गुजरात भवन में। लेकिन मनीष, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी दूसरी बार राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और तमाम माथापच्ची के साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। किस तरह से नरेंद्र मोदी के इस दूसरे दिल्ली दौरे को आप देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा जो है, जहां पर वो पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे, संसदीय बोर्ड की बैठक है। बैठक में 2 चुनाव हैं। देखिए, एक तो चर्चा पहले जो होगी वो होगी राज्य में 4 विधानसभा राज्यों के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिनको लेकर 50-50 मामला है। 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 2 राज्यों में कांग्रेस की। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि 2 राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है वो तो रहे, लेकिन ये जो 2 राज्य हैं, राजस्थान और दिल्ली, यहां पर बीजेपी सत्ता पर कैसे काबिज हो, यही एक सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रमुख बनने के बाद, प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद होगी कि आखिर किस तरह से प्रचार को सुनिश्चित किया जाए जो कि जीत तक पार्टी को पहुंचा सके और पार्टी की सरकार बना सके। जहां तक बात है इसके बाद की, तो बात आती है आम चुनावों की। उस पर सरसरी तौर पर हो सकता है जो मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई है उस पर बातचीत हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मिशन होगा वो होगा 2014 में यूपी में कैसे बीजेपी अपनी पैठ बनाए और अपने जनाधार को तिगुना चौगुना करे। इसी सोच के मद्देनजर आज जो सबसे पहली मुलाकात की बात सामने आई है वो आई है वरुण गांधी की, जिससे मिलकर वो भी उसी तर्ज पर बोलते हैं, उसी तर्ज पर काम करते हैं जिस शैली के नरेंद्र मोदी हैं। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये पूरा एक जो मेल होगा, ये 3 स्टेप्स यानी कि 3 स्तरीय बातों पर आगे बात बढ़ेगी कि पहले यूपी में हमारा प्रचार क्या होगा, बात होगी जिस तरीके से गुजरात की बात होती है, गर्विल गुजरात की, हो सकता है ये बात करें गर्वित उत्तर प्रदेश की। तो इन सारी बातों के मद्देनजर हमारा जनाधार कैसे बढ़े, कार्यकर्ता कैसे काम पर लगें, और यूपी में जब भी प्रचार हो तो उस प्रचार में आखिर बात भले ही पूरे राज्य की हो, भले ही पूरे देश की हो, लेकिन अलग अलग जो मुद्दे होंगे यूपी के, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उन्हें कैसे संबोधित किया जाए। इन्हीं सारी बातों के मद्देनजर आज की ये जो संसदीय बोर्ड की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि रजत अभी कह रहे थे कि हो सकता है उसके बाद जो संभावित प्रचार समिति के सदस्य हैं उन पर भी उनके साथ चर्चा हो, जो कि जनरल सेक्रेटरी महासचिवों के साथ बैठक होनी है। उसके बाद इस पर अभी ये प्रश्न चिन्ह है कि आखिर वो संभावित सदस्यों के नाम जिनको लेकर इंडिया न्यूज ने जो दिखाया था कुछ दिन पूर्व, वो उस पर मुहर लगती है या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की संसदीय बोर्ड में
नितिन गडकरी नहीं होंगे क्योंकि वो इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। चित्रा, नितिन गडकरी आज की इस बैठक में नहीं होंगे क्योंकि वो विदेश दौरे पर हैं, लेकिन रजत आज अपने सिपह सालारों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। कौन कौन से प्रमुख नाम होंगे जिनको अपने साथ जोड़ेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, दोनों तरफ से चित्रा नाम बहुत ज्यादा है। महासचिव की श्रेणी से कई लोग लिए जाएंगे, कई सेक्रेटरी से लिए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें युवा भी हो, एक्सपीरियंस लोग भी हो जो मिनिस्ट्रीज में काम कर चुके हैं एनडीए की रिजिम में, साथ ही साथ वो लोग भी हों जिनको सोशल मीडिया से जिनका जुड़ाव रहा है। तो आप कह सकते हैं एक कलरफुल, आप कह सकते हैं जिसमें युवा भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, संगठन के लोग भी हो, पार्टी के लोग भी हो, इसकी एक टीम बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ रजत और मनीष दोनों लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। 2014 पर बीजेपी की ये माथापच्ची होनी है। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 9:30 बजे के बाद किसी भी वक्त वो दिल्ली आ सकते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं। यहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के साथ ही पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी वो शरीक होंगे, लेकिन इसके पहले इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर चार्जशीट के बाद विपक्ष के हमले उन पर तेज हो गए हैं। इशरत जहां एनकाउंटर को सीबीआई के फर्जी बताने के बाद मोदी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। तमीम मोहम्मद जो थे, उसके फादर इशरत जहां के, उसके दादा का नाम वली मोहम्मद खगौल के, और उसका ननिहाल इशरत जहां का मुंगेर। तो बिहार के लोग लड़ करके इंसाफ लेते हैं, यूं तो पूरा देश उसके साथ है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले? ये तो सरकार की संवेदनशीलता और संवेदनहीनता पर मुनसर करता है कि वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है या नहीं मानती है। जाहिर है अगर मानती है तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं। बुधवार को कांग्रेस नेता और केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल पटना में थे। वे नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में शरीक हुए। यहां कांग्रेस की तरफ से सिब्बल ने मोदी पर बाकी विरोधियों से बिल्कुल अलग अंदाज में हमला बोला। इस अदालत में हम सब मुजरिम, खुद ही को कहता है हीरो। इस अदालत में हम सब है मुजरिम, खुद ही को कहता है हीरो। 100 में से 100 नंबर खुद को देता, हमको देता है 0। भले ही चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अमित शाह का नाम नहीं आया हो, लेकिन विरोधियों ने फर्जी एनकाउंटर को लेकर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। रामपुर से ओमपाल के साथ विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। विरोधियों ने अपना हमला तेज कर दिया है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी और हमारे संवाददाता रजत लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहां पर जाना चाहेंगे, लेकिन कल जो चार्जशीट सीबीआई की ओर से दाखिल की गई है उससे तो नरेंद्र मोदी को राहत ही मिली है। देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह को राहत दिखाई दे रही है और साथ है बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है, पूरी पार्टी के लिए, कि पार्टी का वो चेहरा जो कि चुनावी समर में अपने आप को पार्टी सामने लाने के लिए पूरे मन बना ली है, वही चेहरा होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें अगर सीबीआई मामले में, इशरत जहां मामले में अगर इतनी बड़ी राहत मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी के लिए ये खुशखबरी है। बिल्कुल, पार्टी के लिए खुशखबरी है। और रजत, क्या ये माना जाए कि दरअसल जो भरोसा हम नरेंद्र मोदी के अंदर देखते हैं, जब भी वो बोलते हैं, वो और ज्यादा दुगना हो गया होगा कल के चार्जशीट दायर करने के बाद, और आज कुछ खास बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी? इस बात की उम्मीद की जाए क्या? देखिए, लगातार जो इनकाउंटर्स हुए हैं या फिर एक आरोप, एक ब्लैक स्पॉट लगा है गुजरात सरकार पे, लगातार मोदी ने ये कोशिश करी है कि वो उससे एक स्टेप आगे बढ़े। वो एक बैरिकेड था नरेंद्र मोदी के आगे जो उन्हें गुजरात से दिल्ली नहीं आने दे रहा था। अब जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली दिखाई पड़ा है, दिल्ली आ रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज्यादा डिस्कशन नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में यही कोशिश करी है कि उनकी जो छवि हो वो विकास पुरुष की हो। लेकिन जो हमला विपक्ष की ओर से किया जा रहा है उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी देंगे ही जब ये सवाल उनके सामने आएगा। लेकिन मनीष, यहां पर जानना चाहेंगे, चूंकि 2014 को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति वो तैयार करेंगे, बकायदा चुनाव प्रचार के लिए उप समिति भी गठित की जानी है। इस उप समिति को किस तरह से देखते हैं और इसका मकसद, इसे बनाने के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, ऐसी कई समितियों का गठन होना है चित्रा, जिसमें पार्टी अलग अलग स्तर पर काम करेगी। सोशल मीडिया एक काम है। अब सोशल मीडिया की नीति, रणनीति को भी बीजेपी को थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है माफ कीजिएगा, कि राहुल गांधी की एक टीम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सोशल मीडिया का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको लेकर ऐसी जो उप समितियां होंगी वो उस पर काम करेंगी, जिसको लेकर
संसदीय दल की बैठक में ये सारी बातों का जिक्र होगा और इस पर निर्णय और फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती दिखाई देती है वो चुनौती दिखाई देती है चुनावों के सेमीफाइनल की। अगले आम चुनाव के पहले जो 4 बड़े राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, इसमें क्योंकि इससे कहा जाता है एसिड टेस्ट होगा, ये एसिड टेस्ट जो कि दोनों देश के बड़े दलों को उनकी जगह बता देगा कि आखिर जनता का मूड, जनता का रुख किस पार्टी की ओर है। हालांकि चुनाव आते आते, अगले आम चुनाव आते आते हो सकता है मुद्दे बदल जाएं, लेकिन क्या मोदी के नेतृत्व को जनता स्वीकार करेगी, बीजेपी को? ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सामने आ जाएंगी। चित्रा, बिल्कुल। और ये जो 4 राज्य हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां कंटिन्यू सरकार करे, इसकी चुनौती होगी। तो वहीं दिल्ली और राजस्थान को किस तरह से बीजेपी जीतती है, इसको लेकर भी आज माथापच्ची की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मनीष, और साथ में रजत आपका भी। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे। तो 2014 पर बीजेपी की ये माथापच्ची शुरू होने वाली है। कहा यह जा रहा है 9:30 बजे के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। बहरहाल इस वक्त